स्पीच एक्ट्स एंड डिस्कोर्स। इसमें हमने स्पीच एक्ट्स एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। सो यहाँ पर ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट जो है वो दोबारा से रिपीट हुआ है। सो उसको मैं शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ जस्ट ये बताया गया है कि स्पीच एक्ट और सोसाइटी जो है ये कॉन्सेप्ट बेसिकली जे.एल. ऑस्टिन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। बाद में J.R. सर्ले जो था उसने इसको जो है वो मज़ीद एक्सप्लेन करके बताया था। और ये प्रैग्मेटिक्स की एक सब फील्ड की तरह है। ये सब फील्ड है जो कि कंसर्न करता है इसके वेज जिसमें लैंग्वेज एंड वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए नहीं बल्कि एक्शंस परफॉर्म करने के लिए भी, ठीक है। उसके अलावा जो है वो इसको डिफरेंट लेवल्स में तोड़ा गया है, जैसे कि लोक्यूशनरी हो गया, इलोक्यूशनरी, पर लोक्यूशनरी एक्ट्स हो गया। लोक्यूशनरी में क्या होता है, सिंपली सेइंग समथिंग, ठीक है। अगर हम इलोक्यूशनरी एक्ट की बात करें तो डूइंग समथिंग बाय सेइंग समथिंग। और उसके बाद अगर हम लोक्यूशनरी एक्ट की बात करें तो इसमें हम परसुए करते हैं द लिसनर, और उसके अलावा इफेक्ट्स ऑन द लिसनर। तो बड़े शॉर्ट वे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी है, पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसका कॉन्सेप्ट, वो आपने नहीं भूलना, ठीक है। उसके अलावा लोगों का जो है वो बाज़ दफ़ा कहने का वे कुछ और होता है, ठीक है, और वो किसी और वे में अपनी बात कन्वे कर रहे होते हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो यहाँ पर बताई गई है। तो लिसनर को जो है वो समझना चाहिए कि क्या उसका इंटेंडेड मीनिंग है, ठीक है। सो ग्रीस ने क्या किया कि इसको मज़ीद एक्सप्लोर किया, ठीक है, और आगे जो है वो उसने मज़ीद 5 मेन इसके इलोक्यूशनरी पॉइंट्स बताए हैं, जो कि अगेन वही वाले पॉइंट्स हैं जिनमें बताया गया है असर्टिव, कॉमिसिव, डायरेक्टिव, डिक्लेरेटिव और एक्सप्रेसिव, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, पीछे मैं कर चुकी हूँ। आप लोगों ने उन्हीं पॉइंट्स को याद रखना है और यहाँ पर लिखना है, ठीक है। स्पीच एक्ट थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो बहुत छोटा सा पॉइंट आपने याद रखना है, मोस्टली क्रिटिसिज्म आता नहीं है, और अगर आ जाए, ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये मदद करती है लिटरेचर में करेक्टर स्पीच को एनालाइज करने में। ऑब्वियसली काफ़ी जगहों पर ये हेल्प आउट करती है हमें, ठीक है, लेकिन क्या है कि ये नज़रअंदाज करती है कि इंटरेक्टिव नेचर ऑफ डायलॉग जो होता है ना उसको नज़रअंदाज कर देती है। बाय डिफरेंट वेज आप इसमें पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें। तो ये सारे पॉइंट्स थे, मेन जो पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा हमारे पास कोऑपरेटिव प्रिंसिपल एंड डिस्कोर्स आ जाता है। सो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल और डिस्कोर्स जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये किसके बारे में है कि कैसे लोग कन्वर्सेशन में एक साथ काम करते हैं, समझते हैं एक दूसरे को। जैसे कि कोई बोलता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट करता है कि जो लिसनर है वो उसके साथ कोऑपरेट करे, उसको रिस्पॉन्ड करे उसी रेलेवेंट वे में जिसमें वो बात कर रहा है, ठीक है। सो आगे जो है वो बताते हैं कि पॉल ग्रीस जो है वो कहता है कि स्पीकर का एम होना चाहिए कोऑपरेटिव, ठीक है, इसको लिसनर की फीलिंग को कंसीडर करना चाहिए, ठीक है, और अपने जो एक स्पीच है उसमें खुद को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब उसके लिए मज़ीद जो है वो पॉइंट्स बताए गए हैं, लाइक 4 मैक्सिम्स यहाँ हमारे साथ शेयर किए गए हैं। अब पहला मैक्सिम ऑफ क्वालिटी है, दूसरा मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी है, तीसरा मैक्सिम ऑफ रिलेशन है, और चौथा हमारे पास मैक्सिम ऑफ मैनर है, ठीक है। अगर हम मैक्सिम ऑफ क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर जो मेन डेफिनेशन है वो क्या है कि हमें ट्रुथफुल होना चाहिए, बी ट्रुथफुल, जो आपने कहा है उसके लिए आपको बी ट्रुथफुल होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी आपकी बात की जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, और सही किस तरह से कि आपकी स्पीच ट्रुथफुल होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी की बात करें तो इसमें बताया कि उतनी ही इन्फॉर्मेशन दे जितनी चाहिए, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। उसके अलावा अगर हम मैक्सिमम ऑफ रिलेशन की बात करें तो इसमें वो बताते हैं स्टे ऑन टॉपिक, आपने टॉपिक पर ही रहना है, टॉपिक से हिलना नहीं है, ठीक है। तो उस वे में रिस्पॉन्ड करना है जो रिलेट करता हो हमारी कन्वर्सेशन के साथ में, लाइक जिस टॉपिक पर बात हो रही है आपने उसी टॉपिक से रिलेट बात करनी है। उसके अलावा अगर हम मैक्सिमम ऑफ मैनर की बात करें तो वो कहते हैं कि बी क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक अवॉइड करनी चाहिए कन्फ्यूजन को, ठीक है। और वही बात है लास्ट पर वो बताते हैं कि जो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है ना सिर्फ इस पर रिलाई करती है कि क्या कहा है, बल्कि इस पर रिलाई करती है कि कैसे कहा है इसको, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, ये आप लोगों को आ सकता है। उसके अलावा अगर हम फ्लोटिंग की बात करें, द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, सो मेन जो क्विज़ है वो आपने याद रखना है कि थॉमस और कटिंग जो था उसने डिस्कस किए थे इसकी डिफरेंसेस को बिटवीन फ्लोटिंग एंड वायलेटिंग मैक्सिम। इस डिफरेंस को हाईलाइट किया गया है कि अगर एक स्पीकर जो है वो फ्लोटिंग अ मैक्सिम कर रहा है, लाइक आप कह लें कि मैक्सिम एक जो है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए कि उसने उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो ऑब्ज़र्व नहीं किया, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम यूँ समझ सकते हैं कि मे बी उसका इंटेंशन धोखा देने का नहीं है, लेकिन अगर एक पर्सन बार बार जो है वो मैक्सिम की वायलेशन कर रहा है या फिर उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करता, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर मैक्सिम खिलाफ वर्जी कर रहा है, और वो ऑब्वियसली उसका इरादा भी यही है कि वो
सही बात नहीं करना चाहता। जैसे कि कोई आपसे कहता है कि मैं सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए तुम्हारी कार जो है वो उधार ले रहा हूँ, जबकि हकीकत में क्या कर रहा है कि वो पूरे दिन के लिए उसको ले लेता है बगैर पूछे। सो यहाँ उसने जो है वो मैक्सिम की खिलाफ वर्जी की है, ठीक है, आप हकीकत जानते हैं मगर आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता। तो यहाँ आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, यू आर ब्रेकिंग द रूल ऑफ ऑनेस्टी। उसके अलावा मज़ीद ये भी हम कह सकते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखना चाहते हैं, ठीक है। तो जस्ट ये चीज़ है कि फ्लोटिंग और वायलेटिंग मैक्सिम में क्या होता है कि सम टाइम आपने मैक्सिम सही से ऑब्जर्व नहीं किया होता, तब आप मैक्सिम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं आपको मे भी ना पता हो या फिर आपका इरादा गलत नहीं है। लेकिन अगर आप मज़ीद बार बार मैक्सिम को फॉलो नहीं कर रहे हत्ता कि आपको पता भी है, तो यहाँ पर जो है वो वायलेटिंग अ मैक्सिम हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जस्ट बताई गई है। बाकी आप इसको एक दफ़ा रीड कर सकते हैं। मैगज़िम्स का मैंने आपको बता दिया है कि जब आप अपनी स्पीच में क्या करते हैं, ट्रूथफुल नहीं होते, क्लियर नहीं होते, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसमें हमने स्पीच एक्ट एंड डिस्कोर्स के बारे में पढ़ना है, जो कि आई गेस हमारा लास्ट टॉपिक है। थोड़ा सा लेंथी है बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास पोलाइटनेस और डिस्कोर्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर हम पोलाइटनेस और फेस की बात करें तो ये कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, ठीक है। फेस जो होता है रेफर करता है पर्सनस की सोशल इमेज से, ठीक है। जबकि पोलाइटनेस की अगर बात करें तो इन्वॉल्व होता है कंसिडरेट स्पीच में, मतलब कि रिस्पेक्टिंग अदर फीलिंग्स और मेंटेन करना एक सोशल इमेज को, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इसको हम पोलाइटनेस कहते हैं। डिस्कोर्स का आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि द नोशन ऑफ फेस कम्स फ्रॉम गोफमैन्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्विज है। उसके अलावा इन्वॉल्वमेंट एंड इंडिपेंडेंस इन स्पोकन एंड रिटन डिस्कोर्स, इसकी अगर बात की जाए तो कि टू फर्दर इश्यूज जो हैं डिस्कशन में ऑफ फेस एंड पोलाइटनेस, वो हमारे पास क्या है, वो एक तो इन्वॉल्वमेंट है और दूसरा हमारे पास इंडिपेंडेंस है। अगर हम इन्वॉल्वमेंट की बात करें, ठीक है, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ में शो करना इंटरेस्ट वगैरह, ऑब्वियसली आपको समझ आ गई होगी लाइन से, वर्ड से, ठीक है। जबकि इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि पर्सनल स्पेस और ऑटोनॉमी, लाइक यहाँ पर ओपिनियंस इम्पोज ना करना, ठीक है, और ऑफरिंग करनी चॉइसेस वगैरह, तो इसको हम इंडिपेंडेंस से रेफ़र करते हैं। जस्ट ये चीज़ यहाँ बताई गई है कि स्पीच में, रिटन डिस्कोर्स में, स्पोकन में किस तरह से इन्वॉल्वमेंट और इंडिपेंडेंस होती है। या आप खुद भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं एक दफ़ा। उसके अलावा यहाँ पर भी जो है वो फेस और पोलाइटनेस अक्रॉस कल्चर्स बताया गया है। अगर हम अक्रॉस कल्चर्स देखें तो इसमें बताया गया कि फेस और पोलाइटनेस जो है ये दोनों वेरी करते हैं अक्रॉस कल्चर्स, जैसे कि चाइनीज़ कल्चर हो गया और जापानीज़ कल्चर, तो इन सब में फेस और पोलाइटनेस जो होते हैं ये दोनों वेरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब में सेम होता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें, गिफ्ट देना जो होता है ये इंग्लिश स्पीकर्स में ये शो करता है क्लोजनेस को, ठीक है, जबकि जापानीज़ में ये एक सोशल रिचुअल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जस्ट ये क्लोजनेस को ही शो करे। तो वही बात है कि हर कल्चर में जो ये डिफरेंट चीज़ होती है, हम ये नहीं कह सकते कि सब में सेम है। उसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास फेस थ्रेटनिंग एक्ट्स आ जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक्शंस होते हैं जो कि पोटेंशियली नुकसान देते हैं किसी की सोशल इमेज को और डिग्निटी को, ठीक है। एक्ट्स जो होते हैं ये लोगों को एम्बैरस्ड भी कर सकते हैं, ह्यूमिलेट भी कर सकते हैं सोशल सिचुएशन में। उसके अलावा ये एक्ट्स जो होते हैं इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं इनको मिनिमाइज़ करने के लिए लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो अक्सर यूज़ करते हैं स्ट्रेटजीज़ को, जैसे कि हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच और उसके अलावा ऑफ रिकॉर्ड रिमार्क्स वगैरह हो गए हैं। मिसाल के तौर पर आपका यहाँ पर इरादा नहीं है किसी को ह्यूमिलेट करना या एम्बैरस्ड करना, तो आप क्या कर रहे हैं कि उसको डायरेक्टली नहीं कह रहे, ठीक है। अगर आपने किसी को जॉब पर नहीं रखना तो आप क्या कर रहे हैं कि उसको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, बल्कि आपने जिसको रखना है आप जस्ट उसकी तरफ इशारा कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज़ आ गई हैं जिनको अब हम फॉलो करते हैं। तो जस्ट यही चीज़ यहाँ पर एग्जांपल्स बताई गई हैं, अगर आप रीड करना चाहें। बाकी आपको कॉन्सेप्ट मिल गया, आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये जो एग्जांपल है यहाँ पर, आर यू डूइंग एनीथिंग आफ्टर वर्क, तो इस एग्जांपल को, इस वाले छोटे से पैराग्राफ को आप एक दफ़ा लाजमी पढ़ लीजिएगा। तो ऑफ रिकॉर्ड जो है ये भी बेसिकली इनडायरेक्ट स्पीच की एक टाइप है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के कहने का कहते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को रिकमेंड करने का कह रहे हैं, बट इनडायरेक्टली, लाइक हम एक्सप्लिसिटली नहीं कह रहे, ठीक है। तो जस्ट ये चीज़ है। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है और आगे लेक्चर 6 जो है वो स्टार्ट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।